हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आपसे भी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास प्रीवियस लेक्चर में आपने यहां पे चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया था, जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। काफ़ी सारे क्वेश्चन आपने देख चुके हैं यहाँ पे, और उन क्वेश्चंस के माध्यम से आपके जो टॉपिक हैं वो क्लियर हो गए हैं। आज हम कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, सो क्लास प्रीवियस लेक्चर में जो आपका लास्ट क्वेश्चन था उसमें आपसे पूछा गया था अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन दैट आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग इज नोन एज, यानी कि आपको एक पॉपुलेशन है, एक क्या है, एक समुदाय है, और उस समुदाय के जो जीव हैं उनके बीच में क्या होता है, प्रजनन होता है। तो आप उस ग्रुप को क्या कहेंगे? तो आपके पास ऑप्शन अलग अलग आए थे। आपने कहा था स्पीशीज कहेंगे, फ्लोरा कहेंगे, साल कहेंगे, फौना कहेंगे। ठीक है, क्या बात आपने की? देखिए, हमने कहा हम उन्हें कहेंगे स्पीशीज, और हमने स्पीशीज के कुछ कैरेक्टर भी देखे थे। हमने कहा था जो स्पीशीज है, जो जाति है, उसके अंदर जितने भी जीव आते हैं, एक स्पीशीज है, एक जाति है, और उस जाति के अंदर जितने भी मेंबर आएंगे उन्हें हम क्या कहते हैं? हमने कहा कि एक ही स्पीशीज के क्या है, ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जीव हैं। अब उनमें जो बेसिक उनकी संरचना होती है, जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है, शरीर की जो बनावट होती है, जैसे कि हमने कहा जो ह्यूमंस होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य क्या है, जाति है। अब इसमें जितने भी मनुष्य आप देखते हैं उनकी शरीर की बनावट एक जैसी होती है, पोषण का प्रकार एक जैसा होता है। आपने कहा कि इनके बीच में रिप्रोडक्शन पाया जाता है, तो आपने कहा स्पीशीज रेफर टू अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ठीक है, यानी कि हम क्या कहते हैं, उस ग्रुप को हम स्पीशीज कहते हैं जिनके बीच में क्या हो सकती है, प्रजनन हो सकता है। और प्रजनन के बाद कैसे ऑफस्प्रिंग बन रहेंगे, कैसे यहाँ पे संतति बन रही है, हमने कहा फर्टाइल। ठीक है, फर्टाइल का मतलब है कि वो जो संतति है वो मैच्योर होने के बाद वहां पे संतति उत्पन्न कर सकती है। ठीक है, चलिए, नया क्वेश्चन आपके पास आया है और उसमें आपसे पूछा गया है रीएस्टैब्लिशमेंट ऑफ फॉरेस्ट ऑन आवर लैंड दैट वाज क्लियर्ड फॉर कमर्शियल पर्सनल पर्पस इज। क्वेश्चन आपसे कह रहा है रीएस्टैब्लिशमेंट, यानी कि जो जंगल हैं, जंगलों का आपने क्या किया है, पुनर्स्थापन किया है। यानी कि आप जंगलों को फिर से क्या कर रहे हैं, वहां पे बना रहे हैं एक लैंड में, जिसे कि वहां पे क्या किया गया था, जैसे जंगलों की वहां पे कटाई की गई थी कॉमर्शियल और पर्सनल पर्पस के लिए। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो एक जमीन है, एक लैंड है, वहां पे जो जंगलों की कटाई की गई थी। अब जंगलों की कटाई के रीजन अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि किसी ने वहां पे क्या है, अपनी जो फैक्ट्री, अपना घर है वो बनाना है, किसी ने अपना स्कूल वहां पे बनाना है, वहां पे अलग अलग रीजन हो सकते हैं। अब उस जंगल में हमने क्या किया, उस जमीन में क्या क्या फिर से हमने पेड़ लगाने शुरू कर दिए हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन ए है रिफॉरेस्टेशन, बी है डिफॉरेस्टेशन, सी है फॉरेस्टेशन, और लास्ट है बायोफॉरेस्टेशन। ठीक है, आंसर आपके पास क्या आएगा? आपने कहा ऑप्शन नंबर ए। जब आपने बात की थी किसकी, जब आपने बात की थी डिफॉरेस्टेशन का मतलब है जंगलों की कटाई, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जंगलों की कटाई कर रहे हैं। इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, रिफॉरेस्टेशन, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, जंगलों का पुनः स्थापन यहाँ पे कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन आपके पास है, आपने कहा प्लांटिंग ट्रीज इन एरियाज वेयर फॉरेस्ट वर क्लियर्ड फॉर कमर्शियल और नॉन कमर्शियल पर्पस इज कॉल्ड रिफॉरेस्टेशन। ठीक है, यानी कि किसी भी लैंड पर, किसी भी जमीन पर प्लांटिंग करने की जो प्रोसेस होती है, यानी कि पौधों को लगाने की जो प्रक्रिया है, उसे हम क्या कहेंगे, रिफॉरेस्टेशन कहेंगे। ठीक है, यानी कि वो पहले जंगल था, फिर किसी पर्पस के लिए हमने क्या किया, जंगलों की कटाई कर दी। हो सकता है कि वहां पे एक बड़ा सा हॉस्पिटल बन रहा है, वहां पे एक बड़ा सा मॉल बन रहा है, या किसी का घर बन रहा है, तो वहां पे क्या हो गया, जंगलों की कटाई हो गई है। ठीक है, अब हमने क्या किया, जंगलों की कटाई करने के बाद फिर से हमने उसमें प्लांटिंग की, फिर से हमने वहां पे पेड़ पौधे लगाने शुरू किए, और इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, रिफॉरेस्टेशन कहा। चलिए, अगला जो प्रश्न आपके पास है, आपसे कहा गया है डैश, यानी कि यहाँ पे खाली स्थान है, आपको क्या करना है, इस खाली स्थान में उपयुक्त जो विकल्प होगा उसे भरना है आपको। ठीक है, डैश इज रेफर टू एज द वेराइटी ऑफ एनिमल, प्लांट एंड माइक्रोब्स जनरली फाउंड इन एन एरिया।
क्वेश्चन में आपसे पूछा गया एक एरिया आपके पास है, ठीक है, एक क्षेत्र आपके पास है, उस क्षेत्र में बहुत सारे एनिमल आपको देखने को मिलते हैं, बहुत सारे प्रकार के प्लांट आपको देखने को मिलते हैं, बहुत सारे माइक्रोब्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं, तो उसे आप क्या कहेंगे? ठीक है, चलिए क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपका कह रहा है एक कोई भी आप क्या करेंगे, ऑप्शन को चूज करेंगे और आप क्या बताएंगे, डैश इज रेफर टू एज द वेराइटी ऑफ एनिमल, यानी कि डैश इज रेफर टू एज अ वेराइटी ऑफ एनिमल प्लांट एंड माइक्रोब्स जनरली फाउंड इन एन एरिया। एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आपको जो एनिमल है उनकी बहुत सारी वैरायटी देखने को मिल रही है, बहुत सारी क्या मिल रही है? विविधता, बहुत सारी विविधता आपको देखने को मिल रही है। किसकी? आपने कहा एनिमल की, आपने कहा प्लांट की, आपने कहा माइक्रोब की, यानी कि आपने कहा बहुत सारे आपको क्या दिख रहे हैं, यहाँ पे जंतु देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे आपको यहाँ पे क्या दिखने को मिल रहे हैं, पादप देखने को मिल रहे हैं, और बहुत सारे आपको सूक्ष्म जीव देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे का क्या मतलब है? बहुत सारे प्रकार। आपको एक कोई एरिया है, कोई एक जंगल है, ठीक है, कोई एक जंगल है और उस जंगल में आपको क्या देखने को मिली है? आपने कहा कि बहुत प्रकार के जंतु, बहुत सारे जंतु नहीं कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बहुत प्रकार के जंतु, अलग अलग प्रकार के जंतु आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। वैरायटी आपको देखने, वैरायटी क्या है? विविधता है, ठीक है। आपको वैरायटी देखने को मिल रही है, एनिमल के अलग अलग प्रकार के जंतु आपको देखने को मिल रहे हैं। आपने कहा बहुत सारे प्रकार के आपको पादप दिख रहे हैं, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है पादप के अलग अलग प्रकार होते हैं, ठीक है। कुछ बहुत सूक्ष्म होते हैं, यानी कि बहुत छोटे होते हैं, बहुत कोमल होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ बड़े बड़े पेड़ होते हैं, कुछ फ्लावरिंग होते हैं यानी कि जिन पे फूल आते हैं, कुछ नॉन फ्लावरिंग होते हैं जिनमें फूल नहीं आते हैं। अलग अलग प्रकार के पादप होते हैं। जंतु में भी सेम ऐसी है। आपने कहा कुछ कैसे होते हैं, स्थल में पाए जाते हैं, कुछ कैसे होते हैं, जल में पाए जाते हैं, कुछ दोनों में पाए जाते हैं। तो अलग अलग वेराइटी आपको देखने को मिल रही है। आपने कहा बर्ड्स होंगे वहां पे बहुत सारी, ठीक है। उसी प्रकार से हमने कहा बहुत सारे क्या होंगे, वहां पे सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं। आपको बहुत सारी वैरायटी देखने को मिल रही है। क्या कहेंगे इसे? आपने कहा इसे फ्लोरा कहेंगे। पहला ऑप्शन कह रहे हैं, क्या इसे आप फ्लोरा कहेंगे, क्या इसे आप एक्सटेंट स्पीशीज कहेंगे, क्या इसे आप बायोडाइवर्सिटी कहेंगे, या फिर आप इसे कहेंगे फौना। अब अपना आंसर पता आपको तब होगा जब आपको चारों ऑप्शन के बारे में पता होगा, ठीक है। क्या होता है देखिए, या तो हमें ये पता हो कि हमारा आंसर कौन है तो आप अपने आंसर को चूज कर लेंगे, या तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका आंसर कौन नहीं है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की। ऑप्शन नंबर ए का मतलब है फ्लोरा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लोरा का मतलब क्या है। सबसे पहले बात करेंगे फ्लोरा की। तो फ्लोरा क्या होता है? जब हमने चैप्टर पढ़ा था हमने कहा था फ्लोरा को आप याद रखेंगे किससे? फ्लावर से। फ्लावर कहाँ पे लगते हैं? आपने कहा प्लांट पे। फ्लोरा किससे रिलेटेड है? प्लांट से रिलेटेड है। तो फ्लोरा हमारा आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें क्या कहा जा रहा है, एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर बहुत अलग अलग प्रकार के जंतु हैं, अलग अलग प्रकार के पादप हैं, अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं। तो सिर्फ यहाँ पे फ्लावर की बात तो नहीं हो रही है, ठीक है। हमने क्या कहा था? हमने कहा था एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे क्या पाई जाती है? प्लांट्स पाए जाते हैं, वो पादप उसी जगह पे पाए जाते हैं और हम उस स्थान का फ्लोरा कहते हैं, ठीक है। क्या हमने बात की? हमने कहा एक क्षेत्र है, एक क्षेत्र में कोई पादप पाया जा रहा है तो हम उस पादप को, उस क्षेत्र का क्या कहते हैं? फ्लोरा कहते हैं। फ्लोरा से मतलब है किससे? प्लांट से, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अगर हम लास्ट का वर्ड आप देखेंगे तो फौना, आपने दोनों शब्द एक साथ पढ़े थे, आपने फ्लोरा और फौना एक साथ पढ़ा था। तो आपने कहा फौना की जब आप बात करेंगे तो फौना का मतलब है जंतु यानी कि एनिमल, ठीक है। फौना का मतलब है जंतु यानी कि एनिमल। अब दोनों चीजें देखिए, हमने कहा कि हमें एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो तीनों को बताता हो। देखिए हमने कहा, क्वेश्चन को पहले समझिए, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। हमने कहा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे अलग अलग प्रकार के जंतु हैं, अलग अलग प्रकार के पादप हैं, अलग अलग प्रकार के क्या हैं? सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रोब्स हैं। फिर हम उसे क्या कहेंगे? जो विविधता आपको दिख रही है, जो आपको बहुत सारी वैरायटी दिख रही है, इस वैरायटी को आप क्या कहेंगे? आप इसे फ्लोरा नहीं कह सकते क्योंकि फ्लोरा सिर्फ प्लांट के बारे में बताता है। आप इसे फौना नहीं कह सकते हैं क्योंकि सिर्फ जंतु के बारे में बताता है। अब
जो हमारे पास आता है ऑप्शन नंबर बी, उसमें कहा गया है एक्सटिंक्ट स्पीशीज यानी कि विलुप्त जाति। क्या होता है विलुप्त जाति? किसी को पता है? जीआईसी रोहिदा, आपको आवाज आ रही है? जीआईसी रोहिदा, चलिए, तो हमने कहा जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज होती है उसे हम कहते हैं विलुप्त प्रजाति। विलुप्त प्रजाति का मतलब होता है कि उस जाति, उस स्पीशीज का एक भी मेंबर यहाँ प्रेजेंट नहीं है, यानी कि अर्थ पे प्रेजेंट नहीं है, वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, वो विलुप्त हो चुके हैं, वो यहाँ नहीं पाए जाते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वैरायटी की, हम बात कर रहे हैं विविधता की। आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है ऑप्शन नंबर सी। क्या कहते हैं इसे? आपने कहा इसे कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, आपने क्या कहा? इसे कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। अब देखिए, एक होता है डाइवर्सिटी, और एक होता है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, दो चीजें आपने देखी, एक होता है डाइवर्सिटी, आपने कहा विविधता। आपने क्या कहा? विविधता। बहुत सारी चीजों में आपको अलग अलग क्या मिलती है? अलग अलग डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। जैसे कि हमने कहा आप गए मार्केट में, आपको एक शर्ट लेनी है, अब आपको शर्ट अलग अलग स्टाइल में, अलग अलग आपको कलर में मिल जाएंगे, अलग अलग कंपनी की मिल जाएंगी, यानी कि आपके पास क्या है? वैरायटी है। आप शूज लेने गए, आपको क्या है? अलग अलग डिजाइन के शूज दिख जाएंगे, कलर के अलग अलग कलर के शूज दिखेंगे। ठीक है, अलग अलग पैटर्न आपको दिखेगा। क्या है? विविधता है, वैरायटी है बहुत सारी। ठीक है, आप कहते हैं कि मुझे और वैरायटी दिखाइए किसी भी चीज की, आप खरीदने जाते हैं तो किसी भी चीज के हम क्या कह रहे हैं? बहुत सारे ऑप्शन अगर आपके पास है, आपने कहा कि शर्ट लेनी है आपके पास, तो शर्ट के बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास कि आपको कौन सी कलर की लेनी है, कौन से पैटर्न की लेनी है, कौन सी कंपनी की लेनी है, आपके पास ये बहुत सारे ऑप्शन हैं। इसी प्रकार से सारी जो चीजें होती हैं उनकी जो अलग अलग फॉर्म होती हैं, आपके पास जितनी भी यहाँ पे ऑप्शन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं, वैरायटी कह रहे हैं हम। ठीक है, यही बात हमने कहा कि आपने क्या देखा? अलग अलग प्रकार के प्लांट देखे हैं। आपने क्या कहा? अलग अलग प्रकार के प्लांट देखे हैं। तो सारे प्लांट, लेकिन अलग अलग प्रकार के हैं। आपने कहा कोई बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, तो कोई बहुत छोटे छोटे क्या है? पौधे हैं। कोई जल में रह रहा है, कोई स्थल में पाया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है? आपको वैरायटी देखने को मिल रही है। ठीक है, क्या है? आपको वैरायटी देखने को मिल रही है। तो जब भी आप इन जनरल बात करेंगे तब आप कहते हैं डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी हमें बताता है विविधता के बारे में, बताता है वैरायटी के बारे में, यानी कि आप क्या किसी भी कोई भी एक चीज है और आप उसके बहुत सारे ऑप्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये बात हो गई डाइवर्सिटी की। जब आप डाइवर्सिटी की बात करते हैं तब आप पर्टिकुलरली यहाँ पे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इंडिकेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की, बायो का मतलब होता है लिविंग और डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, यानी कि जीवों में जो विविधता पाई जाती है उसे आप कह रहे हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? दोनों शब्दों में आपने क्या डिफरेंस देखा? एक आपके पास आया डाइवर्सिटी, एक आपने कहा बायोडाइवर्सिटी। यहाँ शब्द आ गया बायो, वो रिलेटेड होगा किससे? अब बायोडाइवर्सिटी को आप क्या कहते हैं? सिंपली आपने कहा डाइवर्सिटी को विविधता, बायोडाइवर्सिटी को आप क्या कहते हैं? जैव विविधता। क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है? वैरायटी अगर आप कहें या आप डाइवर्सिटी कहें या विविधता कहें, विविधता आपको लिविंग नॉन लिविंग दोनों के बारे में बता रही है। ठीक है, आपने कहा कि बहुत सारी वैरायटी चाहिए, मेरे पास बहुत सारी वैरायटी के शूज हैं।
ठीक है, मेरे पास बहुत सारी वैरायटी के शर्ट हैं, ये क्या है, नॉन लिविंग चीजें हैं। लेकिन अगर आप बात करेंगे किसी प्लांट के बारे में, अगर आप बात करेंगे किसी एनिमल के बारे में, किसी माइक्रोब के बारे में जो कि लिविंग है, आप कहेंगे कि उस जंगल में या उस एरिया में, उस स्थान पे बहुत सारी क्या पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है या जैव विविधता पाई जाती है, यानी कि जीवों में विविधता। जीवों में जो अलग अलग आपको क्या दिखाई देती है, विविधता दिखाई देती है। आपने कहा कि अगर आप एनिमल को देखेंगे, कोई बहुत छोटा सा कीड़ा होता है, कोई बहुत बड़ा सा एनिमल होता है। वही आपने क्या किया प्लांट में देखा, वही आपने क्या किया माइक्रोब में देखा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रही है, वैरायटी दिखाई दे रही है, और इस वैरायटी को हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो अब आपको समझ आया कि डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी में क्या डिफरेंस है। तो आपने क्या पढ़ा, बायोडाइवर्सिटी रेफर to the variety of plant, animal and microbes found in an area and their interrelationship with each other and with the environment। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आपने क्या समझा, बायोडाइवर्सिटी के बारे में आपने समझा। चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है, उसे आपने कहा स्पीशीज फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड डैश स्पीशीज। आप कह रहे एक स्पीशीज जो कि फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया, जो कि एक विशिष्ट क्षेत्र में पाया जाता है, आर कॉल्ड डैश स्पीशीज, यानी कि वो स्पीशीज जो कि एक विशिष्ट स्थान पे पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं। आपके पास ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए एंडेंजर्ड स्पीशीज कहेंगे, या एंडेमिक स्पीशीज कहेंगे, या माइग्रेटिंग स्पीशीज कहेंगे, या एक्सटिंक्ट स्पीशीज कहेंगे। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। सबसे पहले बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए की, एंडेंजर्ड स्पीशीज। क्या होती हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज? तो हमने जब हम बात कर रहे थे, जब हमने क्वेश्चन को स्टार्ट किया था, तब आपने पढ़ा था रेड डाटा बुक के बारे में। ठीक है, और आपने क्या कहा था, जो रेड डाटा बुक है वो क्या करती है, कुछ स्पीशीज के बारे में हमें जानकारी देती है, कुछ जीवों के बारे में हमें जानकारी देती है। वो हमें बताती कि उनकी स्थिति किस प्रकार है, यानी कि उनकी संख्या अच्छी है या फिर वो विलुप्त होने की कगार पर है, यानी कि उनकी संख्या घट रही है, वो संकट में है, हमें उनका क्या करना है, संरक्षण करना है। ये सारी चीजें बताती है हमें। जो रेड डाटा बुक होती है उसमें सारी चीजें शामिल होती है, यानी कि रेड डाटा बुक में वो स्पीशीज आती हैं जिनका नंबर लगातार घट रहा है और वो विलुप्त होने की कगार पर हैं, यानी कि उनकी जो स्थिति है वो चिंताजनक है। तो इन स्पीशीज के बारे में बताया जाता है। साथ ही ये भी बताया जाता है कि इन स्पीशीज के संरक्षण के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए। उसी में आपने क्या पढ़ा था, उसी में आपने पढ़ा था एंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में। तो एंडेंजर्ड का मतलब है वो स्पीशीज जो कि क्या है, संकटग्रस्त है। ठीक है, क्या है वहां पे, संकटग्रस्त है, यानी कि वो क्या है, वो क्या है, संकट में है, यानी कि उनका नंबर क्या हो रहा होगा, लगातार कम हो रहा होगा, और वो क्या है, विलुप्त होने की कगार पर आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे माइग्रेटिंग स्पीशीज के बारे में। ठीक है, माइग्रेशन का मतलब होता है जो स्पीशीज पलायन कर रही होंगी। पलायन का मतलब समझते हैं आप लोग, आपने बहुत बार सुना होगा, जब भी आप यहाँ पे बात करते हैं पहाड़ों की या फिर आप बात करते हैं गांव की, तो आप कहते हैं कि गांव से पलायन हो रहा है शहर की ओर। तो पलायन का मतलब होता है कि अपनी जो यहाँ पे नेचुरल हैबिटाट है उसे छोड़ करके किसी और जगह पे चले जाना, उसे हम पलायन कहते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो स्पीशीज जो विशिष्ट स्थान पे पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं। हमने ये तो नहीं कहा कि पलायन हो रहा है, हमने ये भी नहीं कहा कि संकट में जो प्रजाति है, लास्ट कह रहे हैं एक्सटिंक्ट, जो कि क्या हो गई है, विलुप्त हो गई हैं, जो कि खत्म हो गई हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये भी नहीं पूछ रहा है, हमारा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हमें उस जाति के बारे में बताना है, उस स्पीशीज के बारे में बताना है जो कि एक विशिष्ट स्थान पर पाई जाती है। आंसर आपका क्या बचा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बचा, यानी कि उस स्पीशीज को हम कहेंगे एंडेमिक स्पीशीज। इस क्वेश्चन को आप, इसी प्रकार के क्वेश्चन को आप पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, सिर्फ यहाँ पे लैंग्वेज आपकी चेंज हो जाती है। ठीक है,
क्या आपने पढ़ा, आपने कहा एंडेमिक स्पीशीज आर दोज स्पीशीज ऑफ प्लांट और एनिमल विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, एंडेमिक स्पीशीज वो होती हैं जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में पाई जाती हैं। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स। ये क्या होती है, प्राकृतिक रूप से कहीं और नहीं उग सकती हैं। वो अलग बात है अगर आप क्या कर रहे हो, उस प्लांट को या उस एनिमल को किसी दूसरे स्थान पर लेके जा रहे हो। नेचुरली क्या होता है, वो कहीं और नहीं पाई जाती हैं। अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट मे बी एंडेमिक टू अ जोन, अ स्टेट और अ कंट्री। फॉर एग्जाम्पल कंगारू आर एंडेमिक टू ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। यहाँ पे आपको बताया गया है एंडेमिक स्पीशीज के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटाट इन अ। जो एनिमल हैं, जो जंतु हैं, उन्हें उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित किया जाता है। कहाँ पे संरक्षित किया जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है क्या गार्डन में किया जाता है, बी कह रहा है जूलॉजिकल पार्क में किया जाता है, सी कह रहा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में किया जाता है, और डी कह रहा है कि एक्वेरियम में किया जाता है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि जो यहाँ पे एनिमल का हम संरक्षण करते हैं, उन एनिमल का संरक्षण हम क्या कर रहे हैं, उनके नेचुरल हैबिटाट में कर रहे हैं, प्राकृतिक आवास में कर रहे हैं। ठीक है, क्या होता है नेचुरल हैबिटाट? आपने कहा प्राकृतिक आवास। क्या होता है प्राकृतिक आवास? जहाँ पे कोई भी जीव प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। जैसे कि आप, जहाँ पे आपका घर है, आपका गांव है, जहाँ भी आप रहते हैं, जहाँ भी आपका घर है, आप प्राकृतिक रूप से वहाँ रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हैं, पलायन करते हैं, आप या आपकी फैमिली, और आप गांव से शहर आ रहे हैं या एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, पलायन कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। प्राकृतिक आवास का मतलब है कि जहाँ पे कोई भी जीव प्राकृतिक रूप से रहता है। ठीक है, वो जन्म से वहां पर है, ठीक है, उसके पेरेंट्स वहां पे रहते हैं, वो उसका क्या होता है, प्राकृतिक आवास होता है। अब आप क्या कर रहे हैं, जो एनिमल्स हैं, एनिमल का क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं उन्हीं के प्राकृतिक आवास में, यानी कि जहाँ पे वो नेचुरली पाए जाते हैं, स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं, आप वहीं पे उनका संरक्षण कर रहे हैं। ठीक है, कैसे आप संरक्षण कहेंगे? अगर प्लांट की बात की जाए तो आप कहेंगे कि जंगलों की कटाई वहाँ पे क्या होगी, नहीं होगी। अगर आप एनिमल की बात की जाए तो आप कहेंगे कि वहाँ पे शिकार नहीं किया जाएगा, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटी वहाँ पे नहीं की जाएगी। ऐसी एक्टिविटी जो कि प्लांट और एनिमल को क्या कर रही हैं, नुकसान पहुंचा रही हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आप समझ चुके हैं कि प्राकृतिक आवास क्या होता है और प्राकृतिक आवास में प्रोटेक्शन किया जाता है। आप कह रहे हैं कि जहाँ पे भी क्या होता है, एनिमल्स को उनके प्राकृतिक आवास में प्रोटेक्ट किया जाता है, उस स्थान को आप क्या कहते हैं? आपने कहा गार्डन। तो देखिए गार्डन में क्या होता है, आपका जो गार्डन है, आप अलग अलग प्रकार के वहाँ पे फूल लेके आते हैं और उन्हें लगाते हैं, तो वो उस फूल का प्राकृतिक आवास नहीं है, क्योंकि आप कहीं और से उस फूल को लेकर के आए हैं। आप क्या कर रहे हैं, कहीं और से उस फूल को लेकर के आए हैं और अपने गार्डन में लगा रहे हैं, तभी आपके गार्डन में बहुत सारी वैरायटी आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट आपने कहा जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क में क्या होते हैं, आप एनिमल्स को देखते हैं और अलग अलग वैरायटी के एनिमल्स को आप देखते हैं। कहाँ पे? जूलॉजिकल पार्क में। अब आपको अलग अलग वैरायटी के एनिमल यहाँ पे दिख रहे हैं, तो कैसे दिख रहे हैं? क्योंकि उन एनिमल को अलग अलग जगह से ला करके उस पार्क में रखा गया है। ठीक है, आप बहुत सारी वैरायटी देखते हैं, आपने बहुत सारे एनिमल देख लिए हैं एक ही पार्क में। और उस पार्क में क्या होता है, आपने जब पार्क के बारे में पढ़ा था, आपने क्या कहा था कि जो पार्क होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, अलग अलग एनिमल को लेकर के वहां पे संरक्षित किया जाता है। तो यानी कि कहीं और से लेकर के आ रहे हैं, वो उनका प्राकृतिक आवास नहीं होगा। अगर आप एक्वेरियम की बात करें तो आपने एक्वेरियम देखा होगा, और एक्वेरियम भी क्या होता है, आप एक आर्टिफिशियल सेटअप वहां पे रखते हैं और तब जाके आप वहां पे क्या करते हैं, कहीं और से लेकर के आते हैं फिशेस को और वहां पे डालते हैं। इसका मतलब तीनों चीजों में आपने क्या देखा कि जो एनिमल्स हैं, जो यहाँ पे प्लांट हैं, उन्हें आप कहीं और से लेकर के आ रहे हैं और तब प्रोटेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपके पास ऑप्शन बचा है। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं वहां पे हम क्या करते हैं, एनिमल्स को
कंजर्व करते हैं, संरक्षित रखते हैं और उन्हीं के नेचुरल हैबिटेट में करते हैं, यानी कि उन एनिमल्स को कहीं और शिफ्ट नहीं किया जाता है, वहीं पे रखा जाता है और उनकी जो एक्टिविटी होती है उसके लिए वो फ्री रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उन्हें क्या कर देंगे, एक जगह पे वहाँ पे रख लेते हैं। वो आराम से अपने नेचुरल हैबिटेट में अपने नेचुरल जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उन्हें संरक्षण वहाँ पे प्रदान करते हैं। तो आपने क्या पढ़ा, आपने कहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू wildlife species from hunting, predation, competition or poaching. It is heavily guarded areas or a geographic territory within which wildlife is protected in its natural habitat. जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं वो क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े एरियाज होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया जाता है, एनिमल को संरक्षित किया जाता है, किसे, हंटिंग से, शिकार नहीं यहाँ पे होने दिया जाता है, प्रीडेशन से, कंपटीशन से, इन सारी चीज़ों से क्या किया जाता है, वहाँ पे संरक्षण प्रदान किया जाता है। इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आता है उसमें आपसे कहा गया है एनिमल लाइफ अकरिंग इन अ पर्टिकुलर रीजन और अ टाइम इज नोन एज, ठीक है। जो एनिमल है वो एक पर्टिकुलर रीजन में रह रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, ऑप्शन ए कह रहा है फ्लोरा, दूसरा कह रहा है बायोटा, तीसरा कह रहा है फौना और लास्ट कह रहा है स्पीशीज। तो आप इसका आंसर बहुत अच्छे से जानते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि फौना। फौना के बारे में बात हो रही है और फौना यानी कि एनिमल के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ऐसे एनिमल जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, एक विशिष्ट स्थान पर रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, फौना कहते हैं। वही एनिमल की जगह अगर यहाँ पे लिखा होता प्लांट तो तब आपका आंसर क्या होता, ऑप्शन नंबर ए यानी कि फ्लोरा, क्योंकि फ्लोरा किससे रिलेटेड है, हमने कहा फ्लोरा रिलेटेड है यहाँ पे पादप से यानी कि प्लांट से, ठीक है। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं यहाँ पे। हमने कहा फौना इज द एनिमल लाइफ अकरिंग इन अ पर्टिकुलर रीजन, ठीक है। फौना क्या है, वो एनिमल है जो कि एक विशिष्ट स्थान पर पाए जाते हैं। द करस्पॉन्डिंग टर्म फॉर अ प्लांट लाइफ इज फ्लोरा। ब्लू बुल, बार्किंग डियर, चीता, लेओपर्ड। अब यहाँ पे आपको इस बात क्या आ रहे हैं, एग्जाम्पल आ रहे हैं, ठीक है। वाइल्ड डॉग एंड वॉल्फ आर एग्जाम्पल ऑफ द फौना ऑफ द पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व। आपको पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व के क्या बता रखे हैं, यहाँ पे फौना बता रखे हैं, ठीक है। क्या है पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व, एक बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। और ये बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, हमने कहा एमपी में है, ठीक है। एमपी में हमने बात की थी। बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर यहाँ पे क्या आते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आती हैं, नेशनल पार्क भी आते हैं। ये सारी चीजें हमने अच्छे से यहाँ पे डिस्कस की थी। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है उसमें आपसे कहा गया है बर्ड्स दैट ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस टू ओवरकम हार्श कंडीशंस आर नोन एज। आपको उन बर्ड्स का नाम बताना है जो कि क्या करती हैं, लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करती हैं, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। क्यों जा रही हैं, ताकि वो यहाँ पे जो हार्श कंडीशन है, जो कठिन परिस्थितियां हैं, उनसे बच सकें। क्या कहते हैं उसे, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है ट्रैवलिंग बर्ड्स, दूसरा कहते हैं फ्लाइंग बर्ड्स, तीसरा कहते हैं एंडेंजर्ड बर्ड्स और लास्ट है माइग्रेटरी बर्ड्स। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि जो बर्ड्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, बहुत लंबा जो डिस्टेंस है वो कवर करती हैं। क्यों कर रही हैं, ताकि वो जो हार्श कंडीशन है उनसे बच सकें, यानी कि कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती हैं जिनसे कि क्या हो, वो बच सके, जैसे कि बहुत ज़्यादा ठंडा। अब देखिए हर किसी को क्या है, सरवाइव करने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, पर्टिकुलर मॉइस्चर चाहिए, डे लेंथ चाहिए। उससे ऊपर या नीचे अगर चीज़ें होती हैं तो फिर सरवाइव करने में प्रॉब्लम होती है। जैसे कि बहुत ज़्यादा ठंडा अगर हो जाए, इतना ठंडा कि वहाँ पे सारी चीज़ें जमने लग जाएं, तब क्या होता है, आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। या बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए तो वहाँ पे भी आप क्या करोगे, सरवाइव नहीं करोगे। तो कुछ ऐसे ही हार्श कंडीशन, कुछ ऐसे ही टफ कंडीशन से बचने के लिए जो बर्ड्स होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे,
माइग्रेशन कहेंगे, और ऐसी बर्ड्स को हम कहेंगे माइग्रेटरी बर्ड, यानी कि बर्ड्स का एक जगह से दूसरी जगह जाना हमने कहा माइग्रेशन होता है, और माइग्रेशन करने वाली बर्ड्स को हमने क्या कहा, माइग्रेटरी बर्ड कहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। और आपने एक्सप्लेनेशन में क्या कहा, आपने कहा बर्ड्स ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस सीजनली, यानी कि सीजन के अकॉर्डिंग, मौसम के अकॉर्डिंग जो बर्ड्स होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। टू रीच faraway lands with a suitable climate conditions are called migratory birds। ठीक है, क्यों एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं, क्योंकि जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उनसे वो बच सके। They migrate each year at a particular season to escape from a harsh climatic condition। ठीक है, हर एक सीजन में क्या करती हैं, वो माइग्रेट करती हैं, जैसे कि ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ जो बर्ड्स हैं वो नॉर्थ से साउथ की ओर जाती हैं, कब, गर्मियों के टाइम पे। ठीक है, कब जाएंगी, साउथ। कुछ बर्ड जो होती हैं वो कहाँ जाएंगी, नॉर्थ से साउथ की ओर जाएंगी, कब, विंटर में। क्यों, क्योंकि नॉर्थ में विंटर में बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पे क्या होंगे, समर आएंगे, जैसे ही गर्मियाँ आएंगे, फिर वो साउथ से कहाँ चली जाएंगी, नॉर्थ में चली जाएंगी, क्योंकि अब बहुत ज्यादा गर्मी होने लगेगी कहाँ पे, साउथ में। तो सीजनली क्या कर रही है, वो माइग्रेट कर रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नेक्स्ट हमने कहा एग्जाम्पल्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स इंक्लूड द आर्कटिक टर्न एंड द साइबेरियन क्रेन। ये आपके पास एग्जाम्पल है जो कि क्या करते हैं, माइग्रेशन को करती हैं। तो चलिए जो एग्जाम्पल है वो आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए सो क्लास हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पे डिस्कस किया है। आई होप इन क्वेश्चन के माध्यम से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।